Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about CKD, that is chronic kidney disease, right? So as the name suggests, it is chronic. It means it is slowly progressive gradual decrease in kidney function, right? So it is slowly है एंड प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअली क्या होगा, किडनी फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। किडनी फंक्शन लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है उसका लॉस हो रहा है, या फिर जो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो रही है, वहां पे स्कैरिंग हो रही है ना। सो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन, यू नो, नेफ्रॉन इज द लाइक फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो किडनी का जो किडनी बेसिकली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही हेल्प करती है। सो जो उसका फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? दैट इज नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन लाइक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे किडनीज में होते हैं, एंड जो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करती है, एक्सक्रीशन में बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल फॉलो करती है, ठीक है ना। सो सीकेडी में क्या हो रहा है? किडनी का फंक्शन लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन में स्कैरिंग हो रही है, डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आगे हम कॉज पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ डैट क्या हो रहा है, नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करती थी? ब्लड को फिल्टर करती थी। सो ब्लड प्रॉपर फिल्टर नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो GFR है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। मतलब कि अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा दैट इज फिल्टर बाय बोथ किडनी इन 1 मिनट, वो उसको बोलते हैं GFR। सो GFR धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? रिड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है ना। सो क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन का लॉस हो रहा है, नेफ्रॉन डैमेज हो चुकी है, ठीक है। सो CKD को आप कैसे डिफाइन करोगे? दैट इज द प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल डिक्रीज इन किडनी फंक्शन फॉर मोर देन 3 मंथ, है ना, एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन और रिड्यूस GFR, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारा हेल्दी किडनी है, एंड यहाँ पे जो किडनी है वो स्कैरिंग हो चुकी है, डैमेज हो चुका है किडनी, ठीक है ना। नेफ्रॉन डैमेज हो चुकी है। सो CKD क्या है? इट इज लॉन्ग टर्म है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ड्यू टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ नेफ्रॉन, एंड इट लीड्स टू रिड्यूस्ड GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। नॉर्मल कितना होता है? 90 to 125 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर जो है हमारा नॉर्मल GFR होती है। सो CKD में धीरे धीरे जो GFR है ना वो रिड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। एंड ये जो डैमेज होगा ना वो कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा। हमने जो एक्यूट किडनी इंजरी पढ़ा था ना, उसमें क्या था कि देयर इज एक्यूट था, मतलब कि सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन था विद इन लाइक आवर्स टू डेज में, एंड वो रिवर्सिबल था, उसको हम रिवर्स कर सकते थे। बट जो CKD है स्लोली प्रोग्रेसिव है, बट ये इरिवर्सिबल, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जो डैमेज जितना हो जाएगा, जितना नेफ्रॉन डैमेज हो चुका होगा वो हो जाएगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट हमारा स्टेजेस और यू कैन से ग्रेडिंग ऑफ CKD है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो ग्रेडिंग और स्टेजेस ऑफ CKD में स्टेज वन में क्या होता है कि जो GFR है ना वो बेसिकली नॉर्मल होगा या फिर इंक्रीज होगा। सो GFR कितना होगा? GFR होगा हमारा मोर देन 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, है ना। एंड नॉर्मल कितना होता है? 90 to 125। सो स्टेज 1 में जो GFR है दैट इज नॉर्मल होगा, नॉर्मल या फिर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। बट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी को डैमेज होना तो स्टार्ट हो जाएगा, बट GFR क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है ना। सो स्टेज 1 में जो किडनी डैमेज विथ नॉर्मल और इंक्रीज्ड GFR, ठीक है। सो किडनी डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होंगे यहाँ पे? एसिम्टोमेटिक होगा, सिम्टम्स इतना ज्यादा अपीयर नहीं होगा, क्योंकि जो GFR है वो नॉर्मल है, ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में फिल्टर हो रही है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अच्छे से रिलीज हो रही है, वेस्ट मतलब एक्सक्रीट हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट स्टेज 1 में यूजुअली जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। स्टेज 2, कमिंग टू स्टेज 2। सो स्टेज 2 में जो GFR है वो और रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा? दैट इज अप्रॉक्स 60 to 89 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 60 to 89 के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। सो 60 to 89 के बीच में GFR हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन थोड़े और ज्यादा डैमेज हो गए, ठीक है ना। सो दैट इज माइल्ड डिक्रीज इन GFR। सो स्टेज 2 में जो GFR है वो माइल्ड डिक्रीज हो जाएगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एल्बुमिनेरिया हो गया, एल्बुमिन जो है वो लॉस होने लग जाएगा। सो यू नो यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस होता है ना। ग्लोमेरुलस में हमारे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस में जो बेसिकली जो एल्बुमिन है वो फिल्टर हो जाता है, मतलब कि वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाता है, वो ब्लड वहीं पे वो फिल्टर हो जाता
जाती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस डैमेज हो चुका है, सो जो ये एल्बुमिन है वो फिल्टर नहीं होगा, वो यूरिन के थ्रू कहाँ हो जाएगा, बाहर जाएगा। सो दैट इज द एल्बुमिनेरिया। सो स्टेज 2 में जो GFR है वो 60 to 89 होता है, प्लस एल्बुमिन का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू द यूरिन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टेज 3 में GFR कितना होता है, 30 to 59 के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। स्टेज 1 में कितना है, स्टेज 2 में कितना है, स्टेज 3 में कितना है। सो स्टेज 3 में 30 to 59 के बीच में होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट, मतलब कि 30 to 59 इज मॉडरेट डिक्रीज इन GFR। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको अनीमिया भी प्रेजेंट होगा, मतलब कि GFR तो डिक्रीज हुआ ही हुआ, प्लस अनीमिया भी होगा। क्यों? क्योंकि जो एरिथ्रोपोइटिन है कहाँ रिलीज होता है, पेरीट्यूबुलर सेल्स जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, एंड एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, अनीमिया डेवलप हो जाएगा। सो स्टेज 3 में जो GFR है वो 30 to 59 के बीच में होगा और अनीमिया होगा, ठीक है। स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 में जो GFR है वो और ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, नेफ्रॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो वो ब्लड को प्रॉपर फिल्टर कर ही नहीं पा रही है। सो GFR कितना हो गया, 15 to 29, दैट इज सिवियर डिक्रीज इन GFR, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको एसिडोसिस भी देखने को मिलेगा। एसिडोसिस क्यों? क्योंकि किडनी का काम क्या है, जो भी वेस्ट है, जो H+ हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको एक्सक्रीट करना। अब वो प्रॉपर अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो वो सारा ब्लड में ही है। सो बिकॉज ऑफ दैट एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, प्लस सिवियर डिक्रीज इन GFR, दैट इज स्टेज 4। कमिंग टू स्टेज 5। सो स्टेज 5 में मतलब कि पूरा का पूरा ही समझ लो नेफ्रॉन डैमेज हो चुका है। सो यहाँ पे जो GFR होगा वो लेस देन 15 होगा, है ना। एंड इट इज एंड स्टेज किडनी डिजीज, है ना, दिस इज द एंड स्टेज किडनी डिजीज और क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। यहाँ पे आपको यूरेमिया भी प्रेजेंट मिलेगा, मतलब कि जो यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, सो सारा का सारा वो ब्लड में ही इकट्ठा हो जाएगा, बॉडी में ही रहेगा। सो यूरेमिया भी प्रेजेंट होगा इन स्टेज 5 में, ठीक है। सो ये हमारा स्टेजेस था ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। जैसे कि हमने एक्यूट किडनी इंजरी में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, रिफल क्लासिफिकेशन, रिस्क, इंजरी, फेलियर, है ना, काइंड ऑफ दैट हमारे क्रोनिक किडनी डिजीज में भी स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, एंड ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू कि क्या कॉज है, जैसे कि हमने एक्यूट किडनी इंजरी पढ़ा था, तो वहां पे हमारा प्री रीनल कॉज था, मतलब कि रीनल में प्रॉब्लम नहीं है, प्री रीनल है, मतलब कि प्रॉपर ब्लड ही नहीं मिल रहा है हमारे किडनी को फंक्शनिंग होने के लिए। और इंट्रा रीनल कॉज था कि मतलब किडनी के अंदर डैमेज है, लाइक ग्लोमेरुलस में, ट्यूब्यूल्स में, वेस्कुलर्स में, है ना, या फिर पोस्ट रीनल था, मतलब किडनी के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कुछ डैमेज है, सो यूरिन बाहर नहीं जा पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है, ठीक है ना। सो ये हमारा कॉज था। ऐसे ही क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या कॉज है, दैट इज द डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज और लीडिंग कॉज, है ना। सो मोस्ट कॉमन कॉज और लीडिंग कॉज ऑफ CKD वो क्या है, दैट इज द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सो देखो बहुत ज्यादा ब्लड होगा, बहुत ज्यादा ब्लड कहाँ है, हमारे हमारे बहुत सारे शुगर कहाँ है, ब्लड में है। सो बहुत सारा शुगर जब ब्लड में है, वही ब्लड कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस के पास जाएगा। ग्लोमेरुलस बहुत टीनी ब्लड वेसल्स है ना, एंड वो टीनी ब्लड वेसल्स में वो शुगर जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस में स्कैरिंग हो जाएगा, स्कार डेवलप हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। एंड धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी विल लीड्स टू क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज और लीडिंग कॉज ऑफ CKD, ठीक है। सेकेंड लीडिंग कॉज अगर आपसे पूछे एग्जाम में, सो दैट इज द हाइपरटेंशन। सेकेंड क्या है, हाइपरटेंशन इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ CKD, है ना। सो हाइपरटेंशन मतलब कि बहुत ज्यादा हाई BP है, तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर के साथ जब ब्लड जब आएगा हमारे ग्लोमेरुलस के पास, तो ग्लोमेरुलस में तो बहुत टीनी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। धीरे धीरे डैमेज होते होते वो स्कैरिंग में डेवलप हो जाएंगे, एंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, लॉस होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो हाइपरटेंशन इज द सेकेंड लीडिंग कॉज। सो फर्स्ट हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, एंड सेकेंड हमारा हाइपरटेंशन है। उसके अलावा और CKD की क्या क्या कॉजेज है, दैट इज द क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द ग्लोमेरुलस। सो अगर ग्लोमेरुलस में ही स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से, सो धीरे धीरे वहां पे भी डैमेज होगा, एंड डैमेज होते होते वो CKD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इस्कीमिक नेफ्रोपैथी हो गया। इस्कीमिक नेफ्रोपैथी मतलब कि नेफ्रॉन को ही प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया,
बिकॉज ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो रखा है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, सो प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा एंड धीरे धीरे वो जो टिश्यू है वो नेक्रोज हो रही है, स्कैरिंग हो रही है एंड डैमेज हो रही है, ठीक है ना, एंड इट विल लीड टू सीकेडी। उसके अलावा हमारा ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सो जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है, दैट इज अ सिस्ट फॉर्मेशन इन द किडनी। सो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट फॉर्म हो जाता है इन द किडनी एंड ये क्या होता है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है। सो वो जो सिस्ट है वो सिस्ट धीरे धीरे इलाज होगा एंड धीरे धीरे इलाज होते होते वो क्या करेगा, वो नेफ्रॉन को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा एंड देन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीकेडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके अलावा हमारा पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, लाइक इन्फेक्शन टू जो हमारा पेल्विस है, पेल्विस हो गया, किडनी हो गया, उसमें इन्फेक्शन होगा एंड वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे अगेन नेफ्रॉन को डैमेज करेगा। उसके अलावा हमारा रीनल कैंसर हो गया, है ना। सो ये हमारे कुछ कॉज थे ऑफ सीकेडी। वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज एंड सेकेंड इज द हाइपरटेंशन। उसके अलावा आपको सारा याद हो जाएगा, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, रीनल कैंसर हो गया, है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया, सो ये अदर कॉज हो गया। सो ये तो हमारे कॉज हो गया। हमने पढ़ लिया कि सीकेडी क्या होता है ना, उसमें क्या स्टेजेस होते हैं, स्टेज 5 आपको पता होना चाहिए, स्टेज 2 में कितना जीएफआर होता है, स्टेज 3 में कितना होता है वो पता होना चाहिए, एंड देन कॉज क्या है, सीकेडी की क्या क्या कॉजेज है, उसके बाद सिम्टम्स क्या होगा, मतलब हमने पढ़ लिया कि ये कॉजेज है, उसके बाद सिम्टम्स बॉडी में क्या क्या आपको क्लिनिकल फीचर्स, क्या सिम्टम्स दिखने को मिलेगा। सो इन अर्ली स्टेज, जैसे कि स्टेज 1 बेसिकली अगर हम बोले तो बेसिकली पेशेंट क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, उतना ज्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं होगा, अगर सिम्टम्स होगा भी तो माइल्ड सिम्टम्स होगा एंड बेसिकली पॉलीयूरिया भी हो सकता है ना। सो स्टेज 1 में क्योंकि जीएफआर बेसिकली क्या है, नॉर्मल है, इनफैक्ट इंक्रीज जीएफआर भी हो सकता है या नॉर्मल जीएफआर हो सकता है। सो स्टेज 1 में पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होगा एंड धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस होगा, स्टेज 2, 3, 4, पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा वर्स होता जाएगा, ठीक है ना। सो लेटर स्टेज में क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया अगेन ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, रेथ्रोपोइटिन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेथ्रोपोइटिन डिक्रीज होगा, सो आरबीसी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, सो अगेन तो क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो जिसकी वजह से आपको ऐसे टायर्डनेस, वीकनेस, है ना, फटीग ऐसा फील होगा। सो फटीग हो गया, वीकनेस हो गया, टायर्डनेस हो गया, ये सब आपको फील करेंगे, ठीक है, ये अनीमिया की वजह से। उसके अलावा एडीमा हो गया। सो एडीमा क्यों हो रहा है, अगेन क्योंकि जो वेस्ट, जो फ्लूइड है, वो जो एक्सेस फ्लूइड है वो बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, वो सारा का सारा बॉडी में ही एक्यूमुलेटेड है। सो धीरे धीरे एक्यूमुलेटेड हो गया तो क्या फॉर्म करेगा, एडीमा होगा। प्लस ऑल्सो जो एल्बुमिन है, हमने पढ़ा ना, एल्बुमिन भी लॉस हो रहा है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो फिल्टर, जो ग्लोमेरुलस है वो एल्बुमिन को फिल्टर करना था उसको, बट वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है। सो एल्बुमिन भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो एल्बुमिन का लॉस हो रहा है, सो एल्बुमिन लॉस होगा तो क्या होगा, एडीमा होगा, है ना। सो एडीमा हो गया, है ना। एडीमा की वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है ना, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, मतलब फ्लूइड फिल्ड हो सकता है, कहीं पे भी हमारा हार्ट में, लंग्स में फ्लूइड फिल्ड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हाइपरटेंशन होगा, क्यों, क्योंकि रेनिन रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा एंड वो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। एंड ऑल्सो फ्लूइड भी इकट्ठा है, फ्लूइड भी बाहर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, सो फ्लूइड भी एक्यूमुलेटेड है बॉडी में, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट भी हाइपरटेंशन होगा। उसके अलावा यूरेमिया होगा, क्यों, क्योंकि जो किडनी का काम ही है जो वेस्ट को, क्रिएटिनिन को, यूरिया को एक्सक्रीट करना, वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, वो ब्लड में ही एक्यूमुलेटेड है, तो यूरेमिया होगा, है ना। यूरेमिया होगा तो वो हमारे जीआई म्यूकोजा को इरिटेट करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको नोजिया, वोमिटिंग होगा। अगर वो डायफ्राम को इरिटेट करेंगे तो हिकअप्स होगा, है ना। अगर वो पेरिकार्डियम को इरिटेट करेंगे तो आपको लाइक ऐसे चेस्ट पेन जैसा होगा, ठीक है ना। एपेटाइट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, है ना। ईचिंग हो सकता है, मतलब कि स्किन में जो यूरिया है वो स्किन में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेस यूरिया हो गया कि वो कहाँ जाएगा, तो वो स्किन में ही डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो आपको ऐसे यूरेमिक फ्रॉस्ट दिखने को मिलेगा, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का, है ना, यूरेमिक फ्रॉस्ट होगा एंड प्लस ईचिंग होगा, तो लाइक ऐसे प्रोडाइटिस हो सकता है आपको, है ना। सो यूरेमिक प्रोडाइटिस हो गया, यूरेमिक फ्रॉस्ट हो गया, है ना। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेटेड हो रखी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करता है हमारी किडनी, तो पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, सो पोटेशियम ब्लड में ही रहेगा, सो हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। हाइपरफोस्फेटेमिया हो गया, हाइपरमैग्नीसीमिया होगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोकैल्सीमिया होगा, मतलब यहाँ पे सब कुछ हाइपर होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा, हाइपरफोस्फेटेमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, बट जो कैल्शियम है ना वो हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। सो हाइपोकैल्सीमिया के
बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि विटामिन D3 सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है ना, विटामिन D3 सिंथेसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि विटामिन D3 को एक्टिवेट कौन करता है, किडनी करता है। सो विटामिन D3 को एक्टिवेट नहीं हो रहा है, एंड विटामिन D3 क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। सो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। फर्स्ट रीजन इज दैट। सेकंड क्या है कि जो ये फोस्फेट है ना, फोस्फेट है, हाइपर फोस्फेटेमिया है। सो फोस्फेट ज्यादा है ब्लड में, तो फोस्फेट क्या करेगा, जो फ्री कैल्शियम है ना उसके साथ बाइंड कर लेगा। फ्री फोस्फेट यही करता है कि फ्री कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है। सो जो थोड़े बहुत कैल्शियम थे भी उसके साथ वो बाइंड कर लेगा, उसके साथ बाइंड कर लेगा। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है ना। एंड हाइपोकैल्सीमिया होगा जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, तो कहाँ पे वो जाएगा, वो जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन के पास। पैराथायरॉयड हार्मोन सोचेगा कि ब्लड में कैल्शियम कम है, तो वो क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, वो हमारे क्या बोलते हैं, जीआईटी सिस्टम से, हमारे बोन से बेसिकली क्या करेगा, कैल्शियम को निकाल के ब्लड में लाएगा, है ना। सो जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होगा, है ना, तो बोन पेन होगा, है ना, बोन पेन होगा, बोन फ्रैक्चर्स देखने को मिलेगा। सो ये आपको हो गया, मतलब बेसिकली सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है इन सीकेडी में, ठीक है। उसके अलावा ओलिगोरिया होगा, एनूरिया हो गया। सो ओलिगोरिया क्या होता है, ओलिगोरिया होता है हमारा यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे, पर डे, है ना। सो इन होल डे, इन 24 आवर्स में अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml होगा, दैट इज नोन एज ओलिगोरिया। और एनूरिया क्या होता है, एनूरिया होता है कि जो यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 100 ml होगा इन 24 आवर्स, तो उसको हम एनूरिया बोलेंगे। सो ऑफ कोर्स क्योंकि किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है, ब्लड फिल्टर करती थी, तो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पा रही है, वेस्ट को जनरेट ही नहीं कर पा रही है। सो एक्सेस जो फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रही है, तो ऑफ कोर्स यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओलिगोरिया हो सकता है या फिर एनोरिया हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे हमारे सिम्टम्स होंगे प्रेजेंट। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अगर हम कार्डियोवास्कुलर से बात करें, सो कार्डियोवास्कुलर में अगेन हाइपरटेंशन होगा, है ना। हाइपरटेंशन की वजह से लाइक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि फ्लूइड भरा है। हार्ट फेलियर होगा, है ना, क्योंकि फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड है आपके बॉडी में, इस वजह से। अगर हम न्यूरोलॉजिकल की बात करें, सो न्यूरो में लाइक यूरिया बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, वो यूरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, सो जिसकी वजह से यूरेमिक एनकेफेलोपैथी होगा। तो आपको लाइक ऐसे अटैक्सिया, सीजर, कोमा, कंफ्यूजन, स्ट्रेक्सिस, ये सारे साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, है ना, प्लूरल इफ्यूजन होगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होगा, हाइपर वेंटिलेट पेशेंट करेगा। क्यों हाइपर वेंटिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखी है। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो हमारा लंग्स है वो क्या करेगा, CO2 को एलिमिनेट करेगा, CO2 को ज्यादा से ज्यादा बाहर बाहर निकालेगा। तो क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेंगे पेशेंट, तो दैट इज नोन एज स्मॉल रेस्पिरेशन होगा, ठीक है ना। हिमेटोलॉजिकल की बात करें तो अनीमिया होगा, क्योंकि एरेथ्रोपोइटिन डिक्रीज हो गया, सिंथेसिस होना, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल की बात करें तो क्या हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। सो पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करेगा फ्रॉम द बोन। सो बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, है ना। सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बोन पेन होगा, ऑस्टाइटिस, सिस्टिका फाइब्रोसा हो गया, रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन हो गए अलग, मतलब कि सीकेडी जो है वो बेसिकली ऑल ओवर बॉडी को अफेक्ट करेगा, इतना समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, तो हम ऑफकोर्स सीरम क्रिएटिनिन चेक करेंगे, वो इंक्रीज रहेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करेंगे, वो इंक्रीज रहेगा, है ना। अनीमिया होगा तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम होगा। और जो अनीमिया होगा ना, यहाँ पे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा, है ना, क्योंकि बेसिकली ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया, सो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। सो जो एनीमिया होगा वो नॉर्मोसिटिक होगा, नॉर्मल सेल होगा एंड नॉर्मल कलर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस करेंगे, क्योंकि क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है कि मतलब कि हम 24 आवर्स यूरिन बेसिकली कलेक्ट करते हैं एंड हम चेक करते हैं कि जो आपकी जो किडनी है वो कितना क्रिएटिनिन क्लियर कर पा रही है, दैट इज द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। उसके अलावा हम इन्यूलिन क्लियरेंस भी चेक करते हैं कि कितना इन्यूलिन जो है वो क्लियर कर पा रही है किडनी, क्योंकि ये सारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये सारे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन हो गया, इन्यूलिन हो गया, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम यही चेक करेंगे कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो
किडनी जो है वो एक्सक्रीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कितना क्लियर कर पा रही है नहीं कर पा रही है। सो हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड इन्युलिन क्लियरेंस चेक करते हैं, ठीक है ना। सो क्रिएटिनिन क्लियरेंस बेसिकली हमारा जीएफआर ही होता है ना, एस्टिमेटेड जीएफआर ही हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, ठीक है ना। सो ये हम चेक करेंगे। उसके अलावा जीएफआर कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए कि बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द जीएफआर या फिर प्रिसाइज जीएफआर हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सो वो है हमारा सीकेडी ईपीआई सिस्टेटिन सी। ये जो मेथड है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम ये बेस्ट मेथड है, लेकिन जो जीएफआर जो कैलकुलेट होके आएगा ना वो प्रिसाइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हम एज तो लेते ही है ना, रेस सेक्स भी लेते हैं, प्लस सिस्टेटिन सी चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ना क्रिएटिनिन क्लियरेंस में जो हम वहां से भी हम जीएफआर कैलकुलेट करते हैं, वहां पे बेसिकली हम क्रिएटिनिन चेक करते हैं। क्रिएटिनिन क्या है? वो जो हमारा स्केलेटल मसल्स है उसका मेटाबॉलिज्म होके जो वेस्ट है वो निकलता है ना, सो मेटाबॉलिज्म वो बताता है। तो हो सकता है कि जो जिसका मसल मास ज्यादा होगा उसका क्रिएटिनिन ज्यादा होगा, जिसका मसल मास कम होगा उसका क्रिएटिनिन कम हो सकता है ना। सो बट सिस्टेटिन सी जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो लाइक अगर पेशेंट जो है अगर वो मालनरिस्ट है, ओबीज है ना, एल्डरली है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज जीएफआर कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सो ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है MDRD फॉर्मूला, दैट इज मॉडिफाइंग डाइट इन रिनल डिजीज फॉर्मूला, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉकरोफ्ट गोल्ड फॉर्मूला। सो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना। सो कॉकरोफ्ट गोल्ड फॉर्मूला में क्या है? 140 माइनस एज इंटू में वेट, ठीक है। 140 माइनस एज इंटू में वेट अपॉन में 72 इंटू में सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है कॉकरोफ्ट गोल्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड जीएफआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर फीमेल के लिए हम क्या करते हैं? 0.85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी वैल्यू आएगी ना उसको हम 0.85 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज द कॉकरोफ्ट गोल्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जीएफआर, ठीक है ना। सो ये हमने पढ़ लिया डायग्नोसिस मेथड कि क्या क्या हम चेक करते हैं फॉर सीकेडी पेशेंट, ठीक है ना। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट, सो मैनेजमेंट में देखो जो हमारा ग्रेड 1 या फिर स्टेज 1 बात करें, स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 तक हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। सो सिम्टोमेटिक में आपको क्या याद करना है? फॉर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में हम क्या करेंगे? ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 सीकेडी में बेसिकली हम क्या करेंगे? ABCDE के करेंगे, है ना। सो आप ABCDE के याद कर लो। सो ABCDE में क्या है? ए क्या है कि ए में HbA1c जो हमारा टारगेट होगा, HbA1c वो लेस देन 7% का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सीकेडी। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया, उसको डायबिटीज पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, तो हमारा जो टारगेट होगा HbA1c जो है वो लेस देन 7% हो। अब लेस देन 7% हो तो उसके लिए हम ड्रग देंगे। तो ड्रग में हम मेटफॉर्मिन पेशेंट को स्टॉप करवा देंगे। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर सीरम क्रिएटिनिन अगर मोर देन 1.5 mg% हो एंड लैक्टिक एसिडोसिस हो तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ना। सो ऑफकोर्स यहाँ पे क्रिएटिनिन जो किडनी है वो क्रिएटिनिन एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है ना, प्लस यहाँ पे एसिडोसिस भी हो रखा है, तो मेटफॉर्मिन हमें स्टॉप करने होंगे, तो हम देंगे क्या? हम देंगे इंसुलिन, ठीक है ना। सो फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है? HbA1c शुड बी लेस देन 7%। उसके लिए हम क्या देंगे ट्रीटमेंट में हम देंगे इंसुलिन, ठीक है ना। बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हम इंसुलिन दे रहे हैं, इंसुलिन भी एक्सक्रीट होगा ना एट द एंड इंसुलिन भी एक्सक्रीट होना चाहिए, बट किडनी है वो प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो इंसुलिन भी थोड़ा ज़्यादा ही देर तक बॉडी में रिटेन रहेगा। तो इसलिए इंसुलिन भी हम पेशेंट को देंगे ना वो 80% ऑफ डोज रिडक्शन देंगे, मतलब कि नॉर्मली जो पेशेंट में हम जितना इंसुलिन देंगे उसका 80% लेस इंसुलिन हम इन पेशेंट में देंगे, है ना। क्योंकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है अगर आपने उतना ज़्यादा अमाउंट इंसुलिन दे दिया तो, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसलिए, ठीक है ना। सो 80% डोज रिडक्शन देन कैलकुलेटेड डोज बिकॉज नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, ठीक है ना। सो ए इज द कीप HbA1c लेस देन 7%, इसके लिए हम इंसुलिन देंगे। देन बी में क्या है? बीपी इंक्रीज हो रखा था क्योंकि रेनिन रिलीज हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लस फ्लूइड भी एक्यूमुलेटेड था, तो बीपी भी इंक्रीज था। तो हमारा जो टारगेट क्या होगा कि
बीपी शुड बी लेस देन 130/80 सो दैट और ज्यादा नेफ्रॉन में डैमेज ना हो, है ना, क्योंकि हमारा जो मोटिव यही है कि ये तो इरिवर्सिबल है ना, मतलब जो डैमेज हो गया वो हो गया। अगर लेट सपोज 50% नेफ्रॉन डैमेज हो गया है तो वो हो गया है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, बट आप आगे प्रोग्रेशन होने से तो रोक सकते हो ना। तो आपको शुगर कंट्रोल कर लिया, बी में हम बीपी कंट्रोल करेंगे। सो बीपी का हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, लेस देन 130/80 पेशेंट का बीपी रखना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, हम एसीई इनहिबिटर दे सकते हैं। एसीई इनहिबिटर लाइक इनैलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, है ना, लिसिनोप्रिल, सो हम एसीई इनहिबिटर दे सकते हैं। या फिर अगर एसीई इनहिबिटर अगर अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, जैसे कि टेलमिसार्टन, वेलसर्टन, है ना। प्लस अगर एसीई इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से भी पेशेंट का बीपी अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ठीक है ना। सो ये हमारा बीपी मैनेजमेंट हो गया। सो ए इज द HbA1c लेस देन 7%, बी इज द बीपी शुड बी लेस देन 130/80 एंड सी क्या है, कोलेस्ट्रोल, है ना। सो कोलेस्ट्रोल भी हमें डिक्रीज करना है। सो कोलेस्ट्रोल इंक्रीज है यहाँ पे, है ना। सो कोलेस्ट्रोल इंक्रीज है, सो कोलेस्ट्रोल हमें अगर कोलेस्ट्रोल इंक्रीज है तो हमें कोलेस्ट्रोल कम करना है। सो हमारा जो टारगेट होगा ना वो क्या होगा कि जो LDL है, टारगेट LDL शुड बी लेस देन 70 mg%, है ना, 70 mg% लेस देन होना चाहिए। तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या देंगे, ऑफकोर्स स्टैटिन देंगे। स्टैटिन मतलब कि अटोरवास्टैटिन हो गया, है ना। सो अटोरवास्टैटिन देंगे टू डिक्रीज LDL, सो टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो ए हमारा था HbA1c, बी इज द बीपी, सी इज द कोलेस्ट्रॉल एंड डी क्या है, डी इज द विटामिन D3 सिंथेसिस। सो देखो जो हमारे CKD के पेशेंट है उसमें जो विटामिन D3 को एक्टिवेट कौन करता था, किडनी करता था, वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। सो विटामिन D3 कम हो रखा है। विटामिन D3 कम है मतलब कि कैल्शियम कम है, क्योंकि बेसिकली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो रखा है, ठीक है ना। सो विटामिन D3 सिंथेसिस कम है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है ना। सो हाइपोकैल्सीमिया है यानी कि हाइपोकैल्सीमिया क्या करेगा, ये पैराथायरॉयडिज्म को एक्टिवेट कर देगा, तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि बोन वीक होने लग जाएंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे हाइपर, तो हम क्या करेंगे, हाइपोकैल्सीमिया को हमें क्या ट्रीट करना है, तो हाइपोकैल्सीमिया के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फोस्फेट बाइंडर देंगे। फोस्फेट बाइंडर क्यों देंगे, क्योंकि लेट सपोज जो थोड़े बहुत कैल्शियम है भी, जो थोड़े बहुत फ्री कैल्शियम है भी, यहाँ पे हाइपर फोस्फेटेमिया हो रखा है क्योंकि फोस्फेट एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। सो हाइपर फोस्फेटेमिया हो रखा है, सो फोस्फेट क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा, तो और कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ डैट हम क्या करेंगे, फोस्फेट बाइंडर देंगे। फोस्फेट बाइंडर क्या करेगा, फोस्फेट बाइंडर फोस्फेट से बाइंड कर लेगा तो फ्री कैल्शियम रह जाएगा। तो फोस्फेट बाइंडर में हम लाइक सिवेलामर हो गया, लेंथेनम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया, सो ये सारे ड्रग्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन हो रखी है क्योंकि कैल्शियम कम है, हाइपोकैल्सीमिया है, ब्लड में कैल्शियम कम है, सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ना। तो हम पैराथायरॉयड हार्मोन इनहिबिटर रिलीज देंगे, उसमें हम लाइक मतलब ऐसा ड्रग देंगे जो कैल्शियम के जैसे मिमिक्स करे, है ना, तभी तो पैराथायरॉयड ग्लैंड को लगेगा कि यस ब्लड में कैल्शियम है। तो हम क्या देंगे, सिनासेल्सेट देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ई में हम एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज हो रखा है, सो एनीमिया होगा, तो हम आयरन पेरेंट्रल देंगे, ओरल नहीं देंगे, पेरेंट्रल देंगे। सो पेरेंट्रल में हम लाइक एरिथ्रोपोएटिन देंगे, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस देंगे, ठीक है ना, या फिर डार्बोपोएटिन या फिर एपोटीन देंगे, है ना। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है कि जो एरिथ्रोपोएटिन हो गया, डार्बोपोएटिन हो गया, इसका जो साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये MI के रिस्क को इंक्रीज कर देता है, तो हमें इसके लिए भी मॉनिटर करते रहना है, ठीक है ना। उसके अलावा पोटेशियम एलिवेटेड है ना, पोटेशियम एलिवेटेड है एंड यहाँ पे क्रोनिक पोटेशियम एलिवेटेड होगा, तो यहाँ पे हम पोटेशियम बाइंडर देंगे, ठीक है ना। पोटेशियम बाइंडर जैसे कि सोडियम पॉलिस्टीन सल्फोनेट हो गया, है ना, पिटेरोमेर हो गया, सोडियम जिरकोनेट हो गया, सो ये सारे ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1 to 3 का मैनेजमेंट। उसके बाद स्टेज 4 में, स्टेज 5 में बेसिकली हम क्या करते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गया या फिर हीमोडायलिसिस हो गया या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया, जिसमें हम ब्लड को फिल्टर करते हैं बेसिकली, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। सो ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हीमोडायलिसिस है, वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो ये हमारा था
क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में, यहाँ पे हमने पोटेशियम में हमने क्या देखा, क्रोनिक लाइक क्रोनिक पोटेशियम है, जैसे कि अगर एक्यूट पोटेशियम एक्यूट हाइपरकैलेमिया होता है, एक्यूट हाइपरकैलेमिया होता है तो उसमें तो हम क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, प्लस हम रेगुलर इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं, है ना, नेबुलाइजेशन देते हैं विद साल्ब्यूटामोल। बट यहाँ पे जो पोटेशियम है वो क्रोनिक इंक्रीज है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम पोटेशियम बाइंडर देंगे, इसलिए हम सोडियम पॉलिस्टीन सल्फोनेट देते हैं। एंड एक चीज आपको याद रखना है, जो सोडियम पॉलिस्टीन सल्फोनेट है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये नेक्रोसिस ऑफ गट करता है, तो इसके लिए आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीज था। जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक सेपरेट लेक्चर होगा, उसमें आपको मैं तीनों चीज बताऊंगी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से डायरेक्टली आता है, इसलिए मैं एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। सो ये हमारा सीकेडी के बारे में था, ये हमारा मैनेजमेंट था ABCDE के, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।